हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर कराने वाले हैं। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें। आज आप सभी को कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कराएंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका प्री बोर्ड का एकदम वायरल पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इस प्री बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण हल आप जरूर देखें। देखिए, ये आपका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है और पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे हिंदी से संबंधित कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपको सामान्य निर्देश बता देते हैं। इस सामान्य निर्देश को एक बार देख लीजिए। देखिए, आपका सामान्य निर्देश में पहला निर्देश है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट रहेगा, आपको परीक्षार्थी जो रहते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। इसके साथ में देखिए खंड ख है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। देखिए, खंड क में क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और खंड ख में जो रहता है वर्णनात्मक प्रश्न आपके रहते हैं। अब देखिए, खंड क में देखिए आपको अभी पता है कि 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, खंड ख जो होता है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा। उस पर आपको क्या करना रहेगा, इसका आंसर लिखना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक जो होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होता है, उसके अंक निर्धारित किए रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अब चलिए देखिए, आपके सामने प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है खंड क, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इन प्रश्नों को एकदम रट लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकारक का नाम है, यानी कि कौन एक आलोचक एवं निबंधकारक हैं। इसमें से आपके सामने 4 शुक्ल युग के कवि दिए हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, राधा चरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। तो इसमें से कौन आपके एक ऐसे लेखक हैं जो एक आलोचक भी हैं और साथ में निबंधकारक हैं, तो वो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको जितने प्रश्न कराएंगे इसमें से आप बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा और देखिएगा कि आपके कितनी तैयारी हो चुकी है। अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर जरूर याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री। देखिए, अर्धनारीश्वर जो है आपको जो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर का कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक है, यानी कि कौन एक नाटककार है। आपको ये बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन एक नाटककार है। ऑप्शन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है, श्रीनिवासन दास है, जैनेन्द्र कुमार हैं, कृष्णा सोबती हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन एक आपके नाटककार हैं, तो वो है आपका श्रीनिवास दास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो श्रीनिवास दास जी हैं एक नाटककार हैं। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछता है और प्री बोर्ड में भी ये प्रश्न आने वाला है कि कंकाल के लेखक कौन है, यानी कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो कंकाल जो है ये जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही होगा कि जो कंकाल है इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। आपको देखिए, इस सन को जरूर याद रखिएगा। आपके पेपर में सन से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। 1850 से या 1900 से माना जाता है, या 1938 से, या 1919 से। ये जो माना जाता है 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या है।
आधुनिक काल की समय अवधि आपको बताना है कि जो आधुनिक काल है इसकी समय अवधि कब से कब तक की है। ठीक है, देखिए ये पेपर में कई बार आपके प्री बोर्ड हुआ चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1920 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1843 से लेकर जो वर्तमान का समय चल रहा है इस समय को क्या माना जाता है, आधुनिक काल का समय अवधि माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आधुनिक काल की जो समय अवधि होता है 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान जो समय चल रहा है इस समय के बीच का समय आधुनिक काल का समय अवधि माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताना है कि जो रीति मुक्त काव्य धारा है दो कवियों के नाम कौन से हैं, यानी दो कवि कौन से ऐसे हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। जैसे ऑप्शन है घनानंद, ठीक है, बोधा ठाकुर, या क और ख दोनों है, या शारंगर धर हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि घनानंद और बोधा ठाकुर जो हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, यानी कि जो नई कविताएं होती हैं उनकी विशेषताएं कौन सी इसमें से है। ऑप्शन है कि बौद्धिकता की उसमें प्राधान्यता देखी जाती है, या अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है, या छंद योजना में नवीनता है, सामाजिक असमानता है। तो इसमें से क्या है आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो देखिए जो जितनी भी कविता लिखी जाती है उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, छंद की योजनाओं ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। जो आंगन के पार द्वार है ना इसके रचयिता बताना है कि किसके द्वारा ये लिखा गया है। धर्मवीर भारती ने लिखा है, या सही व आज्ञा लिखे हैं, गजानन माधव या मुक्तिबोध हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो देखिए आंगन के पार द्वार जो है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। जो भारतेंदु युग है ना इस प्रकार से प्रश्न आपके युग से संबंधित बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे भारतेंदु युग को बताया जा रहा है कि भक्ति काल से, या रीति काल से, या आधुनिक काल से, या आदिकाल से। जो भारतेंदु युग जो माना जाता है ये आधुनिक काल का माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का, नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विलुप मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त में आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। देखिए जब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो इसमें देखिए रस वाला जो रहता है आपको दो ही रस पढ़ना, एक करुण रस एक हास्य रस। ठीक है, जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे देखिए, नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बाहु बाहु। देखिए इसको पढ़ने से थोड़ा सा आपको हंसमुख जैसा आ रहा है ना, यानी हंसी आ रहा है। इसमें कौन सा रस आ जाएगा, हास्य रस आ जाएगा। तो जब आप वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको जैसे हंसने की भाव आता है उसमें तो हास्य भाव, और जब दुख के भाव आता है तो कड़ू रस हो जाता है। तो यही दो रस आपको ये पढ़ना भी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी पंक्ति में आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन है कि भ्रांतिमान अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी, इसमें जो आपका अलंकार पाया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद इसमें है। देखिए रोला, कुंडलियाँ, सोरठा, या दोहा। देखिए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपके सिलेबस में जो छंद है आपको रोला पढ़ना और सोरठा पढ़ना, इसके अलावा कुंडलियाँ दोहा तो पढ़ना नहीं, ये तो ऑप्शन इसी तरह हट जाता है। अब रोला और सोरठा में होगा तो देखिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में जो अलंकार छंद होगा वो हो जाएगा आपका रोला छंद हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्न में नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे बताना कि जो नीर उपसर्ग है ना, किस में प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए निवास, अब देखिए इसमें निर तो आ नहीं रहे, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। निर्वाह, और देखिए निवेश, सुमार्ग। अब बताइए कि आपके इस जो शब्द दिए हैं इसमें प्रारंभ में निर कहाँ पे जुड़ा है। देखिए इसमें तो निर है नहीं, निवेश में भी नहीं है, सुमार्ग में भी नहीं है, तो किसमें है, निर्वाह में। तो इसमें कौन निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, निर्वाह बना है। ठीक है, अगला देखिए, भीमा अर्जुन में समास है, इसमें समास बताना है कि भीमा अर्जुन में कौन सा समास है। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भीमा और अर्जुन आता है। क्या इसका संधि विच्छेद करने पे क्या आ रहा है, भीमा और अर्जुन आ रहा है। जब और शब्द आता है ना दो शब्दों के बीच में, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा, द्वंद्व। इसके अलावा देखिए आपको द्वंद्व समास का एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे ऐसे लिखा मिल जाएगा, दुख और ऐसे है सुख, दुख सुख आ जाएगा। इसमें पूछेगा कौन सा समास है, तो बताएंगे द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता का कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको हलन द्वारा इस तरह मिलता है तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका द्वंद्व समास ही होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर का, कि गारगर शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है कि जो गारगर होता है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। जैसे गोबर, गात, गोरा या गागर। तो इसमें देखिए जो तद्भव होता है वो गागर है। क्या है, गागर। इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, तद जो है इसका नपुंसक लिंग में आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तद का कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे दिया तत् या तद होगा, तस्या होगा, तो शाम होगा, तस्मय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आपका, तस्मय हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में। देखिए आपको वाक्य से संबंधित भी प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछता है। देखिए आपको बताना है कि जो व्यक्ति, ठीक है, परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इसमें कौन सा होगा। देखिए अब देखिए इसका बताना है कि वाक्य का सरल वाक्य के रूप में कैसे इसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, या परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है, या व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। देखिए सरल वाक्य मतलब होता है कि एकदम सिंपल सा वाक्य होता है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा वाक्य में चेंज किया है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाव बताना है कि इसमें कौन सा भाव है। ठीक है, आओ अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे यह आओ चले, ये भी भाववाच्य है। आओ अब चला जाए, ये भी एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसमें जो होगा इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों जो यहाँ पे वाक्य दिए हैं दोनों एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। आओ चले, आओ अब चला जाए, दोनों किसको प्रकट कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कर घर के साथ ही एक बगीचा होता था। रेखांकित पद का परिचय बताना है कि जो यहाँ पे रेखांकित है के साथ, यहाँ पे इसका पद का परिचय क्या है। जैसे देखिए संबंध बोधक अव्यय है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, यह समुच्चय बोधक है, अव्यय है, घर और बगीचे को जोड़ता है। क्रिया विशेषण स्थानवाचक होता था कि विशेषता है, निपात है। देखिए ये के साथ जो है ना एक संबंध को दिखाता है। किसको दिखाता है, संबंध को। और किसके किसके बीच में, देखिए घर और बगीचे के बीच में क्या दिखा रहा है, एक संबंध को दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होगा आपका, संबंध बोधक अपव्यय ये है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी आपके प्रश्न थे जो आपके पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से खंड ख के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। सभी खंड ख के प्रश्नों को बता देते हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल 6 नंबर का ये रहने वाला है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गद्य दिया है, इस गद्य को पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद जो अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है, इस अंडरलाइन का क्या करना है कि अपने शब्दों में इसका व्याख्या करना रहता है। अब देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए
आदमी ने पहाड़ काटा। अब देखिए इस प्रकार से पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पे वाक्य नहीं पढ़ते, आपको देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा कैसे पूछेगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। यदि संदर्भ लिखते हैं तो इस पे 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। रेखांकित अंश की इसका अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं तो 2 नंबर इस पे मिलता है। 2 2 4 हुआ। अगला है कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। इस वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें से ही आपको उत्तर मिल जाता है। ये 2 नंबर का। टोटल ये प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये अथवा में रहता है, जैसे क और ख दिया है 2 प्रश्न, इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को करना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक का ही आपको उत्तर देना है। तो देखिए आप दोनों वाक्यों को देख लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे पूछा है पाठ और लेखक का नाम, यानी ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आपको बताना है। साथ में इसमें रेखांकित जो किया गया उसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। साथ में ईर्ष्यालु और चिंताग्रस्त व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, इस प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पे देना है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इन प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित पद्यांश, अब देखिए गद्यांश का देता है, फिर उसके बाद आपको पद्यांश से संबंधित देता है कि पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक पद दिया है, जैसे सागर निज छाती पर जिनके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पूछा गया है कि संदर्भ लिखना है हिंदी में आपको और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। इसके अलावा पद्यांश, ये पद्यांश जो दिया इस पद्यांश का तात्पर्य क्या है अपने शब्दों में लिखना है। साथ में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी विनिश वासर का आशय स्पष्ट करती है। टोटल ये 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। इन प्रश्नों को भी साथ में आप तैयार कर लीजिए। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, यानी इसको यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे भी संदर्भित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। संदर्भ पूछा जाता है और कवि ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा बताया, यानी इसको जब वाक्य को पढ़ेंगे तो इसी में से आपका उत्तर निकल जाता है। यहाँ पे दिया है कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है, यानी इसमें जो वाक्य में ये बोला गया इसका पंक्ति का स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, अपने शब्दों में इसका अर्थ का लिखना रहता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। यह टोटल 5 नंबर का आपका रहता है। देखिए इस प्रकार से आपको 3 लेखक का नाम देगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। और साथ में देखिए यहाँ पे रचना लिखना है, यानी जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर मिलता है और 2 नंबर जो होता है उनकी रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर उस पर मिलता है। तो आपको रचना और जीवन परिचय लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसी में से आप किसी एक लेखक का नाम जीवन परिचय याद कर लीजिए। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। यह भी 5 नंबर का रहता है। जैसे देखिए तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है और साथ में उनका रचना लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे संबंधित पूछता है। देखिए कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। 5 नंबर का रहता है, ठीक है। देखिए संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। पहले देखिए अ दिया है और ब दिया, इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखिए आम स्वीकृत समय, इसको पढ़ना है। देखिए इसको पढ़ने के बाद यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है अपने शब्दों में और इसका संदर्भ भी लिखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगला देखिए आपका दिया है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद भी वही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिए एक बार। अगला देखिए कि आपको पद्यांश से संबंधित एक संदर्भ लिखना रहता है। इससे संबंधित भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोनों में से एक ही प्रश्न का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना रहता है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न रहता है। ये देखिए आपका अ है, इसको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक और ये देखना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे और साथ में इसको अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला दिया है ब, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 बताए ना, 2 प्रश्न पूछेगा तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। तो आपको बता दी, इन दोनों को तैयार कर लीजिए और इन दोनों प्रश्नों को एकदम तैयार करके
ठीक है, जाइएगा। अगला देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड जो होता है उसे कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। आप इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर एकदम फ्री का मिलता है। आप श्लोक पहले से याद करके ही जाइएगा, तो वही श्लोक आपको लिखना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए आपको इस तरह 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्नों में से किसी 2 का ही उत्तर अपन देना रहता है, वो भी देना है किसमें, संस्कृत में उत्तर देना रहता है। देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। विद्या केन वर्धते, इसका उत्तर अपने शब्दों में देना है। श्वेत केतु का आसित, ठीक है, चंद्रशेखर का आसित। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो एकदम तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा गया है और आपके प्री बोर्ड में भी आने वाला है। वाराणसी नगरी कीमत, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड के परीक्षा के साथ साथ आपके प्री बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाला है। 3 प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये संस्कृत से संबंधित प्रश्न थे। अब देखिए आपके सामने अगला है, देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो ये देख लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखना है। यानी पत्र लिखने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। अथवा में दिया है कि आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। ये टोटल 4 नंबर का रहता है। देखिए ये पत्र तो आएगा ही आएगा, तो इस पत्र को भी जरूर आप याद कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और टोटल ये 7 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अब देखिए निबंध तो आप सभी को पता है, हर साल निबंध पूछता ही है, तो निबंध आप जरूर तैयार कर लीजिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस पे लिखिए। या भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। यानी इन सभी में से किसी एक पर ही आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जो जिस पे आपको याद होगा उस पे आप निबंध अच्छे से लिख दीजिएगा। अब देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में और साथ में आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है आपका, पहले यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए 3 नंबर का रहता है। आपको देखिए जिस जिले के होंगे उस जिला में आपके स्कूल में खंड काव्य पढ़ाया जाता होगा, तो जो खंड काव्य आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है वही खंड काव्य आपको करना है। यहाँ से देख लीजिए क ख ग घ ङ च छ ज झ, यानी इतने प्रश्न यहाँ इतने प्रश्न आपसे खंड काव्य से संबंधित पूछा जाता है, लेकिन इन सभी में से किसी को नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके, देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे दिया है अग्र पूजा खंड काव्य के कथा वस्तु, तो जिस जिला में ये पढ़ाया जाता है जिस स्कूल में, वहीं पे आपको ये करना है। देखिए इससे भी संबंधित 2 प्रश्न पूछते, और ब में से इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। इन दोनों में से भी एक का देना है, सभी का नहीं देना है, ठीक है। और यदि आपके जिले में ये पढ़ाया जाता है तो इसके अलावा सब ये आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और देखिए इसके अलावा जिस जिला में मुक्ति दूत पढ़ाया जाता होगा तो आप मुक्ति दूत का आंसर देंगे। लेकिन इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया और ब, तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का चाहे अ कर दीजिएगा चाहे ब कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिस जिला में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता होगा वही खंड काव्य का उत्तर आपको देना रहेगा, ठीक है। तो ये था प्री बोर्ड का एक प्रकार का एकदम वायरल पेपर। इस पेपर को आप जरूर हल करके बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा। साथ में जब प्री बोर्ड का पेपर आपका होने वाला है तो प्री बोर्ड के पेपर देने जाइएगा, तो इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार करके जाइएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्री बोर्ड का वायरल पेपर है, सभी पेपर आप सभी को करा देंगे। तो आप प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को जरूर आप हल देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।